नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी और आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूं। और जैसा कि पिछले एपिसोड्स आप देख रहे होंगे, जितनों ने भी देखा है उन सभी को कुछ तो अंदाज़ा हुआ होगा कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत और हिंदी भाषा से हम रूबरू हो रहे हैं और संस्कृत में तो मुझे काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। हिंदी में लोग अभी थोड़ा सा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। एक किसी का ये मेरे पास कमेंट आया था कि वो बोर्ड पे थोड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, तो नेक्स्ट में मैं जो है आपको कॉपी पे लिख करके समझाऊंगी, ताकि कैमरा में डाउन कर दूंगी और नीचे पर लिख करके आपको समझाऊंगी, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाएँ, लोग भी समझ पाएँ। और उसको जूम करके, अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्टर पे पढ़ा भी रहा है तो जूम करके वो अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ा सकता है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, अब आगे की कॉपी पे मैं लिख करके उसको आपको जूम करके जो है कैमरे पे दिखाऊंगी, कैमरा डाउन कर दूंगी। तो आगे चलते हैं। हम जो है पिछले एपिसोड में वर्ण विचार पढ़ रहे थे। पिछला हम रिवाइज कर लेते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण वह होता है वर्ण वह है सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े को खंड नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। तो जिसका कोई भी मतलब शब्द का जो वो वर्ण है, उस ध्वनि के अनुसार उसका खंड नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो इस तरीके से ध्वनि निकली तो निकला, उसको जो भी निकलेगा उसको हम वर्ण कहेंगे। और वर्ण जुड़ते हैं तो अक्षर बनते हैं, अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनता है। तो इस तरीके से समझ लीजिए, अगर किसी वाक्य की संरचना आपने देख ली तो राम जाता है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, राम जाता है या सोहन पढ़ता है, तो राम जाता है में इस तरीके से होगा र प्लस आ प्लस म, रा म, जा प्लस आ प्लस त प्लस आ प्लस ह प्लस है ए की मात्रा। तो इस तरीके से राम जाता है। तो राम, जब राम लिखा तो र लिखा, रा में आ का डंडा लगाया और आ की मात्रा लगा दी और माँ लिख दिया, तो राम कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से जब जाता लिखा तो जा लिखा, जा में बड़े आ की जो मात्रा थी वो लगा दी, त लिखा, ता में बड़े आ की मात्रा लगा दी, तो जाता। और ह लिखा, हा में ए की मात्रा लगा दी, तो जाता है, राम जाता है। इस तरीके से हो गया। अब अगर मान लीजिए हम राम को भी रा आ म को भी खंड करते हैं, तो आ रा हो गया, रा प्लस अ प्लस म, तो र अ मिल करके अब बड़ा आ हुआ, दीर्घ आ हुआ। उसको जब रा में उसकी मात्रा लग गई तो रा और म, राम। इस तरीके से सभी शब्दों में हम देखेंगे कि स्वर और उनके वर्ण, स्वरों को अलग किया, वर्ण भी अलग हो गए। तो ध्वनि के अनुसार ये वर्णों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन, उनका निर्धारीकरण हो जाता है। तो हिंदी वर्ण वाला में जब पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन अर्थात 44 वर्ण होते हैं और 3 संयुक्त अक्षर होते हैं। तो इस तरीके से आप उनको समझ लें। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर। तो पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा भी होगा, हमने आपको स्वर भी पढ़ा दिए थे और जो है क वर्ग और च वर्ग भी आपको बताया था। वर्णमाला के समूह को वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णमाला क, ख, ग, च, ट, त, प, अ इत्यादि वर्णमाला होते हैं।
तो वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो मैंने अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह करके जो मैंने आपको पढ़ाया था वो स्वर थे, और इसके साथ री था जो कि शब्द आपका संयुक्त में था। और व्यंजन आता है, व्यंजन में ऐसी ध्वनियाँ जो है, अब इसके साथ स्वर को हम चलते, व्यंजन से पहले स्वर को कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि क्या है कि मैं ज़रा जल्दी में पढ़ाने लग जा रही हूँ। स्वर को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता ना हो, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वर की संख्या 11 होती है, ये मैंने आपको पिछले में बताया था और अभी भी पिछले बताया। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ, ऊ के बाद री आता है, री के बाद ए ऐ ओ औ अं अहा। स्वर के भेद होते हैं 3। ह्रस्व स्वर, पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व मीन्स जो लघु स्वर होता है, अ, दीर्घ आ, ई, ह्रस्व छोटा स्वर, दीर्घ में ई, ह्रस्व ए, ऐ, ओ, औ। ये जो हैं दीर्घ और ह्रस्व स्वर हुए। जिन स्वरों में, अब इसको इस तरीके से भी समझें, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये उसकी परिभाषा है, आप उसको नोट कर लीजिए। ह्रस्व स्वर की परिभाषा जो मैंने आपको बताई, जो लघु होते हैं जिनका उच्चारण पूर्णतः जोर से नहीं होता, घोष, कल मैंने घोष और अघोष भी बताए थे, वो उसी तरीके से ह्रस्व और दीर्घ स्वर हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर अ, ई, उ, री। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। उस अ की मात्रा कोई नहीं होती है। ह्रस्व अ की मात्रा कोई नहीं होती है। ई की मात्रा होती है, उ की मात्रा होती है, री की मात्रा होती है, जो मैं आपको लिख करके कॉपी पे आपको दिखा दूंगी। कैमरा जब डाउन करूंगी तो मैं आपको ये सारी चीज़ें लिख के दिखा दूंगी। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिन स्वरों को उच्चारण करने में, बोलने में समय अधिक लगता है, उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात जो घोष होते हैं, जो पिछले एपिसोड में जो घोष और अघोष पढ़ा था वो दीर्घ और ह्रस्व स्वर होते हैं, उन्हीं को दीर्घ और ह्रस्व भी कहते हैं, लघु और दीर्घ भी कहते हैं, गुरु और लघु भी कहते हैं। इस तरीके से भी हम इन्हें समझ सकते हैं। तो दीर्घ स्वर हुए आ, ई, ऐ, ओ, औ। आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ऐ की मात्रा होती है, ओ की और औ की मात्रा होती है। ये मैं कैमरा डाउन करके बाद में आपको दिखाती हूँ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो ऐसे स्वर होते हैं जहाँ पर हमने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था, जहाँ पर एस के आकार में हम आ का उच्चारण लगा देते हैं, वो प्लुत स्वर होते हैं जिनको अपेक्षाकृत दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है बोलने में। प्लुत स्वर होते हैं जैसे कि ओम। ओ में ओ को देर तक बोला गया, दीर्घ से भी ज़्यादा समय हो गया, वो प्लुत स्वर हो गया। उसको जैसे मंगलाचरण पिछली बार मैंने आपको बताया था, मंगल आचरण, मंगलाचरण। इसी तरीके से ओम, ओमकार, ये जो शब्द होते हैं जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और उसका अवग्रह आपको बताया था एस के आकार में बनाया जाता है। उदाहरण आपका हो गया ओम,
ओम ओम लोग बोल देते हैं, लेकिन उसका शुद्ध उच्चारण होता है ओम। ओ को भी आपने देखा कि इसको उच्चारण करने में थोड़ा समय लगा, और म में भी मैंने अंतस में माँ को धीरे धीरे कम करा। तो ये हुए आपके प्लुत स्वर। अब पढ़ते हैं व्यंजन। जो ध्वनियाँ, ऐसी ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो जब आप इससे पहले भी मैं पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ, क म अ ये सब अकार की इनमें ध्वनि आती है, तो ये अकारांत हो जाते हैं। तो इसी तरीके से व्यंजनों में कुल 33 व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो पिछले एपिसोड में का वर्ग और च वर्ग मैंने बताया था। का वर्ग जो था, ये भी हम आगे अभी यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, उसको व्याख्यायित कर देते हैं। व्यंजन के भी भेद होते हैं, जो जिस तरीके से स्वर होते हैं उसी तरीके से व्यंजन भी अलग अलग होते हैं। व्यंजन के भेद होते हैं 3: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे होते हैं जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क से म तक जो है वर्ण आते हैं। इनमें कुल 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो इनको निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं: कर्ण्य, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा। ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि क जो होता है कर्ण सुनने के उनका जो है कंठ से जिनका उच्चारण होता है वो क वर्ग। तालु से जिसका उच्चारण होता है वो चा वर्ग। मूर्धा मीन्स जीभ की नोक और आपके तालु की नोक, जो दांत को छू नहीं रहे होते हैं, तालु की नोक और जीभ की नोक पर बोले जाएं, ट वर्ग कहलाते हैं। दंत, जो जिनमें दंत का स्पर्श होता हो, दांतों के द्वारा मतलब जीभ दांत को छू रही हो, वो दंत व्यंजन हो जाते हैं, दंत स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन जैसे प, फ, ब, भा, प, फ, ब, भा। ये आपने देखा कि होठों के स्पर्श से बोला जा रहा है। प, फ, ब, भा। इसमें दांतों का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, उच्चारण हुआ है तो होठों के माध्यम से। दंत में आता है ता, था, दा, धा। ये जो शब्द, ये जो वर्ण आपने सुने वो दांतों के स्पर्श से जीभ ने बोला। मूर्धा में टा, जीभ की नोक ऊपर तालु को जब छूती है तो वो मूर्धा। ट, ठा, ड, ढा, ड़ा, ये मूर्धा हो गया। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। वर्ण या अंतस्थ समझ लीजिए, जो अंदर स्थित होते हैं और जिनको कि तालु, दांत, ओठ और जीभ के परस्पर परस्पर उनका सबका उपयोग होता है। या बोल के देखिए, या, रा, ला, वा में क्या हुआ? होठों का इस्तेमाल हुआ। ला में दांतों का इस्तेमाल हुआ। या में मूर्धा। रा में जीभ और तालु। रा, या, रा, ला, वा। तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं।
ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म से आप समझ पा रहे होंगे कि ऊष्म मीन्स गर्म। यहाँ पर वही बात परिभाषा में लिखी हुई है, जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। तो यहाँ पर घर्षण से जो शब्द निकलते हैं वे किस प्रकार होते हैं, जैसे सा, सा, शा, शा, हा। ये जीभ, दांत, इन सब का जो शब्दों के मतलब आपके जीभ का घर्षण होता है, उनसे जो शब्द बन करके बाहर आते हैं, निकलते समय किसी चीज़ का किसी चीज़ से स्पर्श होता है, घर्षण होता है, वो ऊष्म वायु से उत्पन्न होकर के निकलते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त अक्षर ये दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। हिंदी में संयुक्त अक्षर 3 माने जाते हैं, क्ष, श, त्र, ज्ञ। तो क्ष जो है, आपने क्षत्रिय वाला क्ष देखिए, जब आप उच्चारण करते हैं, कुछ लोग होते हैं क्षत्रिय बोल देते हैं, तो वो क्षत्रिय नहीं होता है, वो छ से छतरी होता है, छ से छाता होता है, वो वाला छ यहाँ नहीं लगता, यहाँ क्ष लगता है। क्षत्रिय ऐसे बोलते हैं उसको, क्षत्रिय। तो उच्चारण के समय उसके जो है, आप उच्चारण जब कर रहे होते तो आपको शुद्ध जब उच्चारण आप करिएगा तो आपके जीभ से निकलेगा का, पहला क, क्षा, अ, क, क, क्षा, आ। ये उच्चारण, ये जो वर्ण है, ये स्वर व्यंजनों का उच्चारण निकलता है जब, तो क्षा, क्षा बन जाता है। क, क्षा षटकोण वाला, क्ष और अ स्वर, ये तीनों के स्वर संयुक्त स्वर से जब संयुक्त जो है बनता है, संयुक्त अक्षर होता है, तो वो क्षत्रिय बन जाता है, क्ष बन जाता है। और उसी तरीके से त्र होता है, त, र प्लस आ। इन सभी स्वरों के, इन सभी वर्णों के अंत में आप जब भी कोई भी वर्ण पढ़िएगा तो उसके अंत में अकार आता ही आता है। ट, ठ, ड, ढ, ड, आ, ड़ा बोला तो वहाँ पर दीर्घ आ की जो है ध्वनि सुनाई देती है, और क, ख, ग, घ, ङ, इसमें भी दीर्घ अ की स्वरी ध्वनि सुनाई दे रही है, लेकिन क, ख, ग, घ, इन चारों में अ की ध्वनि सुनाई देती है। च, छ, ज, झा में भी अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। डा में दीर्घ अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। इसी तरीके से ट, ठ, ड, ढ, णा और प, फ, ब, भ, म, म अलग हो जा रहा। म में भी आपका दीर्घ अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, बाकी में सब में ह्रस्व अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इन सभी वर्णों के अंत में लगेगा। तो त्र में त, र प्लस आ, त आधा, त हलंत, र हलंत, ता के बाद प्लस र हलंत प्लस अ, तो त्र बन गया, त्र। र, ता के साथ र जुड़ा और अ, अंत में आ जाएगा, तो ये शब्द तीनों मिलकर के संयुक्त अक्षर त्र बन गया। और ज्ञा, ज्ञा जो है, इसको जनरली लोग, सामान्यतः लोग ज्या बोलते हैं, गाज और आधा या लिख देते हैं, ज्ञानी लिख देते हैं इस तरीके से, जबकि शुद्ध शब्द जो है, ये शुद्ध शब्द जो है ज से इसका उद्गम हुआ। जा आधा जा, जा में हलंत लगा देंगे, या लगाएंगे, या चा, छा, जा, झा, या, जो वो वाला यहाँ था वो यहाँ लगेगा।
वो भी हलंत लग के लगेगा। ये सभी जो है लघु हलंत शब्द लगेंगे और उसके अक्षर लगेंगे, उसके साथ अ अंत में आ जाएगा। इसके अलावा ये मिलजुल करके ज्ञा बन जाएगा। तो छक त्रक ज्ञा। अब उम्मीद करते हैं कि ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा कुछ और भी होते हैं संयुक्त अक्षर जो कि इस प्रकार से हैं। श्र जैसे श्रीमान, श्रीमती। तो बहुत से लोग बच्चे ऐसे लिखते हैं, उनको हम बोलते हैं श्रीमती। तो वो शाह, शरीफे वाला शाह लिखते हैं, उसमें र लगाएंगे और उसके ऊपर ई की, बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, तो श्रीमती लिखते हैं। जबकि श र प्लस अ श्रा बन जाता है। शा रा आ श्र, श्र, श्रमिक, श्रम, श्रीमान। तो ये इस तरीके से जो संयुक्त अक्षर होते हैं। और एक शब्द और, एक अक्षर और है, वो है द्या। विद्या आपने पढ़ा होगा, पद्म पढ़ा होगा। तो द जो होता है, द और या, ड य प्लस आ मिल करके द्या बन जाता है। तो वो सारे वर्ण संयुक्त अक्षर बन जाते हैं। आगे वर्ण का उच्चारण जानने के लिए हमको शुद्ध बोलने की आवश्यकता होती है। और ये सभी बच्चों को ये ध्यान रखना होगा कि हमें कितना जो हमें शब्द बनाना है, तो हमें अक्षर को ध्यान से पढ़ना होगा। उसके लिए वर्णों का अच्छी तरीके से समझ, अच्छी तरीके से होना ज़रूरी है। वर्ण ध्वनियों के अनुसार निकलते हैं और ध्वनि, यदि आप सही ध्वनि नहीं निकालते तो आपका वर्ण सही नहीं होगा, स्वर सही नहीं होगा, व्यंजन सही नहीं होगा और शब्द सही नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ को समझते हुए अब आप आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वर्णों का उच्चारण मैं पिछली कई एपिसोड से बताती आ रही हूँ कि अ, आ, क, वर्ग और विसर्ग, ये सारी चीज़ें, कंठ, कोमल, तालु, ये सारी चीज़ें कहाँ से, इन सब चीज़ों को, इन सब का उद्गम स्थान कहाँ है, ये किस प्रकार से निकाले जाते हैं, उच्चारण का स्थान कौन सा है। तो ये आप एक बारी अभी रफ में समझ लीजिए, बाकी मैं कॉपी पे समझाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा वीडियो भी लंबा होता जा रहा है। और अ, आ, क, वर्ग और विसर्ग, कंठ, कोमल, तालु, वर्ण कंठ है। जो आ, सबसे पहला आपको मैंने एपिसोड बोला, जब बनाया था तब भी आपको बताया था कि आ, क, वर्ग और विसर्ग ये सब कंठ से निकलते हैं। कोमल, तालु जरा सा छूता है, अ, हा, आ, ई, क, इस तरीके से जो शब्द का वर्ग के, क, ख, गा, गा, तो हल्का सा जीभ तालु को जरा सा कहीं छूती है, तो उसको कोमल तालु बोल दिया गया है। ई, च, वर्ग, य, श तालु को छूते हैं, ये तालव्य होते हैं, वर्ण इनका तालव्य है। उसके बाद रि, ट वर्ग, र, श मूर्धा, मूर्धन्य, मूर्धा जीभ की टिप होती है, उसको रि, त वर्ग, ल, स दंत, रि, ला में ऋषि वाली ल लगाएंगे और री लगा देते हैं तो री हो जाता है। तो रि, त वर्ग के शब्द, त वर्ग के वर्ण स्वर, त वर्ग के वर्ण, ल, स दंत, ये दंत होते हैं। उ, प वर्ग, ओष्ठ, उ और उ, पा वर्ग के जो पाफा, बाभा, मा ये होते हैं, ये इनका उच्चारण स्थान होता है होठ, ओठ के माध्यम से बोला जाता है। आगे अंग, णं, या, न, म, नासिका, ये नासिक के वर्ण के शब्द हैं। नासिका इनका उच्चारण स्थान होता है जो नासिका से बोले जाते हैं। ओ, औ, कंठ और ओष्ठ, ओ, औ कंठ से निकले, कंठ से सभी निकल रहे हैं, लेकिन कंठ उद्गम जो उनका होता है, उच्चारण स्थान होता है ओ, औ। ये कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ को जब वर्तुलाकार बन जाता है तो वो शब्द आप समझ लीजिए कि ये निश्चित रूप से आपका
जो वर्ण है वो ओष्ठ है। और वा, दंत और ओष्ठ, दांतों में भी जीभ लग जाती है और होठ भी गोल हो जाता है, वो दंत्योष्ठ हो जाता है, दंत्योष्ठ। और हा, स्वर यंत्र, आली जिह्वा, हा आली जिह्वा। तो पीछे को, जीभ को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, तब शब्द जो वर्ण निकलता है वो हा। ये उच्चारण का स्थान आप समझ लीजिए, अली जिह्वा, ये स्वर यंत्र, कंठ से निकलने वाला, स्वर यंत्र से निकलने वाला है। तो चलिए, और आज के लिए बहुत हो गया है, और आपको अगले एपिसोड में मैं लिख करके ये सारी चीज़ें जो है आपको पूरी तरीके से बता दूंगी। तो आशा करती हूँ कि अब ये पूरी तरीके से वर्ण विचार आपको अच्छे से आ जाएगा। और आगे मैं व्यंजनों का वर्गीकरण भी बताऊंगी, व्यंजन क्या होते हैं, इस तरीके से मैंने सब बता दिया है। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण इसमें भी होता है। तो मैं आगे का जो हमारा एपिसोड होगा वो व्यंजनों पे होगा। और इसके साथ साथ अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, निरनुनासिक क्या होता है, ये 4 चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। ये समझने के लिए आपको आगे मेरा एपिसोड देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लोगों में शेयर करते रहिएगा। और चाहें तो टीचर्स जो हैं अपने विद्यालयों में इसको जो है प्रोजेक्टर पे चला करके दिखा भी सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और ये हमारे लिए ज़रूर क्रेडिट पॉइंट होगा। तो इसी के साथ साथ जय हिंद और जय हिंद, नमस्कार सभी को, और बच्चों को ढेर सारा प्यार, बाय।